नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टार स्पेस में, जहां स्टारलाइट एकेडमी की दीवारों में छुपा है एक बड़ा रहस्य। आर्य, ईथन और उनके दोस्त अब सच के एक कदम और करीब हैं, पर हर मोड़ पर मंडरा रहा है अंधेरे का साया। क्या वे हेरल्ड और केल की चालों को मात देंगे, या स्टारलाइट की रोशनी सदा के लिए बुझ जाएगी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड 16। एस्ट्रल वॉल्ट की दीवारों पर अब भी धुआं तैर रहा था। क्रिस्टल की नीली रोशनी हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे वह अभी भी लड़ाई के बोझ से थक चुका हो। आर्या जमीन पर बैठी थी, उसकी सांसें भारी थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जिनसे अभी अभी निकली हुई नीली ऊर्जा हवा में बिखरी थी। उसके चारों ओर टूटे हुए पत्थर, जली हुई जमीन और गिरे हुए कल्टिस्ट्स बिखरे पड़े थे। ईथन खड़ा था, उसकी तलवार पर खून और डार्क रेसिड्यू चिपका हुआ था। उसने गहरी सांस ली और तलवार को वापस शीथ में डालते हुए आर्या की ओर देखा। आर्या, तुम ठीक हो? आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी फेंट ब्लू लाइट से चमक रही थीं। मुझे नहीं पता, ये शक्ति, जैसे वो मुझे कंट्रोल कर रही हो। लिडिया उनके पास आकर घुटनों के बल बैठी। उसने आर्या के कंधे पर हाथ रखा। नहीं आर्या, तुमने ही उसे कंट्रोल किया। अगर तुम न होती, तो हम सब यहीं खत्म हो जाते। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। पेंडेंट अब बिल्कुल शांत था, जैसे वह भी थक गया हो। वॉल्ट के उस पार, धुएं से केल की परछाई अब भी आधी जली हुई खड़ी थी। उसका चेहरा घायल था, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही दहशत भरी थी। तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? उसकी आवाज गूंजी। ये तो बस शुरुआत थी। वेलबॉर्न को रोकना आसान नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें बचाएगी नहीं, वो तुम्हें नष्ट करेगी। आर्या ने गुस्से से कहा, केल, तुम्हारे जैसे लोगों से दुनिया को बचाना ही मेरा मकसद है। और मैं ये करूंगी, चाहे कुछ भी हो। केल ने हंसते हुए हाथ उठाया। हवा में काला धुआं उठा और उसकी देह घुलने लगी। मुझे मारने से कुछ नहीं होगा आर्या। वेलबॉर्न की असली शक्ति अब भी सो रही है। जब वो जागेगी, तुम्हारा ये छोटा रेबेलियन राख में बदल जाएगा। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, और उसका शरीर पूरी तरह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। ईथन ने तलवार कसकर पकड़ी। काया फिर से भाग गया। लिडिया ने धीमी आवाज में कहा, नहीं ईथन, इस बार वो सच कहकर गया है। हमें जल्द ही कुछ और बड़ा सामना करना होगा। आर्या ने पेडेस्टल पर हाथ रखा और आंखें बंद कीं। एलरक की आवाज उसके मन में गूंजी। आर्या, तुमने सही किया। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बोझ भी है। एस्ट्रल वॉल्ट तुम्हें और मजबूत करेगा, पर इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा देना होगा। आर्या ने धीरे से कहा, क्या मैं इस बोझ को उठा पाऊंगी एलरक? एलरक की आवाज शांत थी। हर गार्डियन को यही सवाल डराता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम इसका जवाब खुद लिखोई। आर्या की आंखें नम हो गईं। पेंडेंट हल्की सी चमक उठा, जैसे उसे सहारा दे रहा हो। तीनों वॉल्ट से बाहर लौटे। रात गहरी थी, और ऑब्जर्वेटरी के आसपास अब भी ठंडी हवा बह रही थी। अकेडमी में लौटते ही उन्हें गार्ड्स ने रोक लिया। तुम तीनों कहाँ थे? हेडमास्टर तुम्हें तुरंत देखना चाहते हैं। हॉल में पहुंचते ही हेडमास्टर थॉर्न खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और शक दोनों झलक रहे थे। आर्या, ईथन, लिडिया, तुम्हें फॉरबिडन ऑब्जर्वेटरी के नीचे क्यों पाया गया? और वहां जो एक्सप्लोजन हुआ, उसका क्या मतलब है? ईथन आगे बढ़ा। सर, हम बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहां केल और उसके कल्टिस्ट्स ने हमला किया।
थॉर्न की आंखें सिकुड़ गईं। केल, तो अफवाहें सच थीं। उन्होंने लंबी सांस ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। आर्या ने पेंडेंट को छुपा लिया। सर, हमें बस अकेडमी की रक्षा करनी थी। थॉर्न ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर कहा, जाओ, आराम करो, लेकिन याद रखना, अब हर कदम पर नजर रखी जाएगी। उस रात आर्या सो नहीं सकी। हर बार जब वह आंखें बंद करती, केल की हंसी उसके कानों में गूंज उठती। उसने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा। पेंडेंट धीरे धीरे चमक रहा था। एलरक की आवाज आई, आर्या, तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी इंसानियत है। लेकिन जल्द ही तुम्हें वो चुनाव करना होगा जो सब कुछ बदल देगा। आर्या ने धीरे से फुसफुसाया, कौन सा चुनाव? लेकिन इस बार एलरक चुप रहा। अगले दिन कैफेटेरिया में जब तीनों बैठे थे तो माहौल अजीब था। लिडिया ने कहा, हमने वॉल्ट में केल को हराया, पर सच ये है कि वो भाग गया। इसका मतलब वो वापस आएगा, और शायद और भी ताकत के साथ। ईथन ने मुट्ठी भींची। तो अगली बार हमें पूरी तरह तैयार होना होगा। आर्या ने कहा, तैयार? हम में से कोई भी तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता ये शक्ति मुझे कहाँ ले जाएगी। ईथन ने उसकी ओर देखा। आर्या, मैंने तुम्हें देखा है। तुमने उस रात हमें बचाया। अगर कोई इस शक्ति को संभाल सकता है तो वो तुम हो। लिडिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे केल हो या पूरा वेलबॉर्न। आर्या की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि चाहे बोझ कितना भी बड़ा हो, वह अकेली नहीं थी। लेकिन अकेडमी में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी लाइब्रेरी की किताबें खुद ब खुद गिर जातीं। कभी कॉरिडोर्स में काला धुआं दिखता। कुछ स्टूडेंट्स अचानक फेंट हो जाते और उनके होंठों पर वही चांटिंग गूंजती जो कल्टिस्ट्स करते थे। प्रोफेसर्स इसे एक्सीडेंट्स कहते, लेकिन आर्या जानती थी कि वेलबॉर्न ने एकेडमी के अंदर भी अपने स्पाइस भेज दिए थे। एक रात उसने डॉम के बाहर परछाई देखी। जब वह पीछा करने लगी तो परछाई गायब हो गई, लेकिन जमीन पर सिंबल उभरा, वही वेलबॉर्न का चिन्ह। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। केल, तुम अब भी हमें देख रहे हो? हेडमास्टर थॉर्न ने आर्या को अपने चेम्बर में बुलाया। तुम्हारी शक्ति अब सबके सामने है। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगी तो ये तुम पर हावी हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें प्राइवेट ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग शुरू हुई। आर्या ने सीखा कि कैसे अपनी एनर्जी को चैनल करना है, बैरियर्स को मजबूत बनाना है और अपने माइंड को काम करना है। लेकिन हर बार जब वो अपनी शक्ति रिलीज करती, उसके भीतर से एक अजीब आवाज उठती, जैसे कोई और उसकी जगह लड़ रहा हो। एक बार वह जमीन पर गिर गई और चिल्लाए, नहीं, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करने दूंगी। थॉर्न ने गंभीर स्वर में कहा, आर्या, ये शक्ति तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो ये तुम्हें निगल जाएगी। इस दौरान ईथन और लिडिया भी लगातार उसके साथ ट्रेनिंग करते रहे। ईथन तलवारबाजी में और भी माहिर हो गया। अब उसकी स्ट्राइक्स तेज और सटीक थीं। लिडिया ने हीलिंग मैजिक और रून्स का गहरा ज्ञान हासिल किया। तीनों ने मिलकर कई बार मॉब बैटल्स किए। हर बार आर्या अपनी शक्ति पर थोड़ा और कंट्रोल पा लेती। एक बार ट्रेनिंग के बाद ईथन ने हंसते हुए कहा, अगर केल फिर आया तो इस बार उसे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आर्या ने मुस्कराकर पेंडेंट को छुआ। हाँ, लेकिन हमें और बड़ा खतरा झेलना है। मुझे महसूस हो रहा है। एक रात आर्या को फिर विजन आया। वह खुद को एक बैरन लैंड पर खड़ा देख रही थी। आकाश काला था और बीच में एक विशाल दरार खुल रही थी।
उस दरार से अनगिनत परछाइयां बाहर आ रही थीं। उनके बीच एक अंधेरा फिगर खड़ा था, कैल से भी ज्यादा भयानक। एलरक की आवाज गूंजी, ये है द हेरल्ड ऑफ वेलबॉर्न, वो एंटिटी जो एक दिन दुनिया को अंधकार में डुबो देगा। और उसे रोकने के लिए तुम्हें चोजन पाथ चुनना होगा। आर्या ने कांपते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो गई तो? एलरक ने शांत स्वर में कहा, तो स्टारलाइट हमेशा के लिए बुझ जाएगा। आर्या ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने ईथन और लिडिया को बुलाया। हमें जल्द ही और बड़ी लड़ाई का सामना करना है। कैल तो बस एक पॉन है, असली मास्टरमाइंड अभी छिपा है। ईथन ने तलवार उठाई, तो हमें उसके लिए तैयार होना होगा। लिडिया ने पेंडेंट की ओर देखते हुए कहा, आर्या, तुम्हारी शक्ति अब हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर पाओगी? आर्या ने खिड़की से बाहर देखा। आकाश में तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, शायद अब समय आ गया है चोजन बनने का। पेंडेंट नीली रोशनी से चमक उठा। लेकिन दूर कहीं, काले आकाश में, वही हेरल्ड की परछाई जाग उठी। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं, और उसकी आवाज हवा में गूंजी, जल्द ही स्टारलाइट बुझ जाएगा। एपिसोड 17। एस्ट्रल वॉल्ट की लड़ाई के बाद से पूरी अकेडमी पर एक भारी साया छाया हुआ था। कभी जो हॉलवेज हंसी और बातचीत से गूंजते थे, अब वहां सिर्फ फुसफुसाहट और डर था। हर स्टूडेंट एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा किया जाए, और किसके पीछे वेलबॉर्न कल्ट का हाथ हो सकता है। आर्या जब लाइब्रेरी के पास से गुजरी, उसने दो स्टूडेंट्स को सुना। कहते हैं कैल वापस आ गया है। नहीं, वो तो वॉल्ट में मारा गया। अगर मारा गया होता तो वेदर इतना अजीब क्यों हो रहा है? सुबह साफ आसमान था, दोपहर तक काले बादल और रात को अरोरा जैसी रोशनी। ये सब नॉर्मल नहीं है। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। पेंडेंट हमेशा हल्की धड़कन जैसा महसूस कराता था, जैसे उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। अब ये धड़कन पहले से और तेज थी। डॉर्म रूम में ईथन और लिडिया उसका इंतजार कर रहे थे। टेबल पर खुली किताबें और पुराने मैप्स बिखरे पड़े थे। ईथन ने उसे देखते ही पूछा, पेंडेंट फिर रिएक्ट कर रहा है? आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। और कभी कभी मैं फुसफुसाहट सुनती हूँ। लिडिया ने गंभीर चेहरा बनाया। ये सिर्फ पेंडेंट की शक्ति नहीं है आर्या, हेरल्ड की एनर्जी जाग रही है। शायद वही तुम्हें महसूस हो रही है। आर्या ने आंखें बंद कीं। उसके दिमाग में धीमी आवाज गूंजी, चोजन वन, तुम्हारा रास्ता खून से गुजरेगा। वो हड़बड़ा कर उठी। तुम लोगों ने सुना? ईथन और लिडिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या? आर्या की सांसें तेज हो गईं। वो आवाज फिर से। ईथन ने उसका हाथ थाम लिया। हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो भी हो, तुम अकेली नहीं हो। उस रात एकेडमी काउंसिल ने सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को ग्रेट हॉल में बुलाया। हेडमिस्ट्रेस वलेरिया खड़ी हुई। उनकी आंखों के नीचे थकान साफ झलक रही थी। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हाल ही की घटनाओं ने सबको डरा दिया है। लेकिन हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। वेलबॉर्न कल्ट यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे बीच कोई उन्हें जानकारी पहुँचा रहा है। पूरे हॉल में हलचल मच गई। विस्पर्स हर तरफ फैल गईं। आर्या ने महसूस किया कि पेंडेंट गर्म हो रहा है। उसकी आंखें भीड़ में घूमी और अचानक एक फिगर पर टिक गईं, प्रोफेसर डेरियन, जो पोशंस पढ़ाते थे।
उसने सोचा क्या ये वही हैं, लेकिन तुरंत उसने शक हटाने की कोशिश की। नहीं, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वलेरिया की आवाज गूंजी। हम कड़े नियम लागू करेंगे। हर कोई सर्वेलेंस में रहेगा। जब तक हमें स्पाई नहीं मिलता, कोई कैंपस से बाहर नहीं जाएगा। उस रात आर्या सो नहीं पाए। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में हरे और नीले अरोरा चमक रहे थे, जबकि नीचे कोर्टयार्ड में डेंस शैडो जैसी कोई चीज हिलती दिख रही थी। वो धीरे से कमरे से बाहर निकली। ईथन और लिडिया भी पीछे हो लिए। कोर्टयार्ड में पहुंचकर देखा एक हुडेड फिगर किसी से फुसफुसा रहा था। आर्या ने अपनी एनर्जी से हल्की रोशनी फैलाई। हुडेड फिगर घबरा गया और भागने लगा। ईथन ने चिल्लाया, रुको, और पीछा किया, लेकिन वो फिगर दीवार के पास पहुंचते ही शैडो में विलीन हो गया। आर्या ने जमीन पर एक छोटा सा सिंबल देखा, वेलबॉर्न का क्रेस्ट। अगले दिन लिडिया ने कहा, मुझे लगता है स्पाई को पकड़ने के लिए हमें अकेडमी के अंदर छुपे पैसेजेस देखने होंगे। बहुत से पुराने टनल्स हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तीनों लाइब्रेरी पहुंचे और रेयर सेक्शन में गए। वहां आर्या ने पेंडेंट निकाला। पेंडेंट हल्की चमक के साथ एक पुरानी किताब पर रुक गया। किताब का नाम था एकोज बीनीथ द स्टारलाइट। ईथन ने किताब खोली। अंदर पुराने मैप्स और रून्स थे। एक पेज पर लिखा था, बीनीथ द लाइब्रेरी लाइज द विस्परिंग हॉल वेयर शैडोज वॉक एंड सीक्रेट्स ट्रेड। आर्या ने कहा, यानी लाइब्रेरी के नीचे एक हिडन हॉल है, और शायद वही स्पाई का रास्ता है। रात को तीनों ने लाइब्रेरी का ट्रैप डोर ढूंढा और नीचे उतर गए। पैसेज संकरा और डैम्प था। दीवारों पर अजीब रून्स बने थे जो पेंडेंट की रोशनी में चमक रहे थे। लिडिया ने विस्पर किया, ये जगह तो सेंचुरीज से बंद लगती है। अचानक उन्हें वॉइसेस सुनाई दी। हेरल्ड की अवेकनिंग करीब है, हमें चोजन गर्ल को कंट्रोल करना होगा। आर्या ने ठंडा पसीना महसूस किया। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा 4 हुडेड कल्टिस्ट्स खड़े थे, और उनके बीच में प्रोफेसर डरियन। आर्या का दिल डूब गया। तो ये सचमुच स्पाई वही थे। डरियन कल्टिस्ट से कह रहा था, काउंसिल को कुछ पता नहीं चलने दिया। आर्या अभी भी सोचती है कि वो सुरक्षित है। जब हेरल्ड पूरी तरह जागेगा, हम उसे उसके पास पहुंचा देंगे। ईथन का खून खौल उठा। तुमने हमें धोखा दिया। कल्टिस्ट्स घूम गए और तुरंत हमला कर दिया। ब्लैक फ्लेम्स पूरे हॉल में फैल गईं। आर्या ने बैरियर बनाया, लिडिया ने काउंटर स्पेल डाली और ईथन आगे बढ़ा। आर्या चिल्लाए, डरियन, क्यों किया तुमने ये? डरियन की आंखें ठंडी थीं। क्योंकि गार्डियंस ने हमें झूठ बेचा था। वेलबॉर्न ही सच्चे लिबरेटर्स हैं। हेरल्ड दुनिया को फिर से ऑर्डर देगा। आर्या का पेंडेंट जोर से चमकने लगा। उसके अंदर एलरक की आवाज गूंजी, संभल कर आर्या, यही वो पल है जब सच्चाई और झूठ का फर्क मिट जाता है। कल्टिस्ट्स ने एक साथ चांद शुरू किया। डार्क एनर्जी के तीर हवा में तैरने लगे और आर्या की तरफ बढ़े। आर्या ने अपनी नई शक्ति से नीली एनर्जी स्फीयर बनाए और उन्हें रोक दिया। ईथन तलवार लेकर एक कल्टिस्ट से भिड़ गया। स्पार्क्स हवा में उड़ने लगे। लिडिया ने दूसरे कल्टिस्ट की जंजीरें तोड़ीं। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा और डरियन की ओर बढ़ी। तुमने हमें बट्रे किया, लेकिन मैं तुम्हें हेरल्ड तक नहीं पहुंचने दूंगी। पेंडेंट से निकलती नीली रोशनी डरियन पर पड़ी और उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। लेकिन तभी पूरी हॉल कांप उठी। रूनक दीवारों से डार्क मिस्ट निकलने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, फूल्स,
तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो। मैं हेरल्ड हूँ, और तुम्हारे दिलों में पहले से हूँ। चांदनी रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। एस्ट्रल वॉल्ट की शक्ति खुल चुकी थी और पूरे मैदान में नीली नीली लपटें सी चमक रही थीं। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे समय और जगह खुद इस लड़ाई को देख रहे हों। आर्या अपने पेंडेंट को मजबूती से पकड़े हुए थी। ईथन की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लिडिया अपनी जादुई शील्ड को एक्टिवेट कर चुकी थी, ताकि कल्टिस्ट्स के तीर और अंधेरी शक्तियां उन तक न पहुंच सकें। सामने कैल खड़ा था, उसकी तलवार अब काले धुएं से ढकी हुई थी, और उसके पीछे हेरल्ड ऑफ शैडोज की छाया फैल चुकी थी। उस छाया से और कल्टिस्ट्स निकल रहे थे, जैसे अंधकार की सेना जमीन से उपज रही हो। आज तुम सब खत्म हो जाओगे, कैल गरजा। उसकी आवाज में अब इंसानी लहजा कम और किसी दैत्य जैसा कंपन ज्यादा था। लड़ाई शुरू हुई। ईथन और आर्या ने एक साथ चार्ज किया। ईथन की तलवार नीली रोशनी से चमकी और आर्या का पेंडेंट अचानक और तेज रोशन हो गया। लिडिया ने चैंट्स बोलकर एक विशाल लाइट बैरियर खड़ी कर दी। कैल की सेना उन पर टूट पड़ी। ईथन ने एक कल्टिस्ट की तलवार को रोकते हुए आर्या को बचाया। आर्या ने पेंडेंट की एनर्जी से एक शक्तिशाली ब्लास्ट छोड़ा, जिससे 4 कल्टिस्ट्स पीछे जा गिरे। लिडिया लगातार मंत्र पढ़ रही थी, ताकि शील्ड बनी रहे। लेकिन तभी डरियन आगे आया। सबकी नज़रें उस पर थीं। डरियन की आंखों में अब भी ड्यूअलिटी थी, एक तरफ उसका पुराना दोस्ताना चेहरा, दूसरी तरफ वो काला धुंधला असर। कैल गरजा, डरियन, अब समय है, इन्हें खत्म कर दो। आर्या चिल्लाई, डरियन, याद करो तुम कौन हो। तुम हमारे साथ हो। डरियन कांप रहा था, उसकी तलवार कांपते हाथों में थी। उसके कानों में कैल की धमकी और आर्या की पुकार दोनों गूंज रहे थे। कुछ पलों तक लगा वो कैल की ओर जाएगा, लेकिन अचानक उसने अपनी तलवार मोड़ दी और कल्टिस्ट पर वार कर दिया। नहीं कैल, अब मैं तेरे साथ नहीं हूँ। डरियन गरज उठा। कैल की आंखों में हैरानी की चमक आई। गद्दार, उसने दहाड़ते हुए कहा। डरियन ने ईथन के साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर दी। उसका हर वार तेज और निर्णायक था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने हर वार से अपने अपराधों का बोझ हल्का करना चाहता हो। आर्या को पेंडेंट से एक नया विजन मिला, उसमें दिख रहा था कि एस्ट्रल वॉल्ट पूरी तरह एक्टिवेट होने वाली है, लेकिन अगर वो कंट्रोल न कर पाई तो पूरी एकेडमी खतरे में आ जाएगी। मुझे इसे स्टेबलाइज करना होगा, आर्या चिल्लाए। ईथन और डरियन तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। हम तुम्हें समय देंगे, ईथन बोला। कैल अब और गुस्से में था। उसने अपनी तलवार से जमीन पर वार किया और हेरल्ड ऑफ शैडोज की छाया और फैल गई। जमीन से शैडोई हाथ निकलकर आर्या को पकड़ने लगे, लेकिन लिडिया ने चांटिंग तेज कर दी और रोशनी की लहरों से उन हाथों को जला दिया। लड़ाई और भयंकर हो गई। हेरल्ड ऑफ शैडोज की छाया अब साफ दिखने लगी थी, एक विशाल धुंधला प्राणी, जिसके लाल लाल नेत्र थे। उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो रही थी। कैल, तुम्हें शक्ति दी है मैंने, अब दिखाओ इन नादानों को अंधकार की असली ताकत। कैल की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने ईथन पर हमला किया और तलवारें आपस में टकराईं। ईथन पीछे की ओर गिरा, लेकिन डरियन ने तुरंत कैल को रोका। कैल गुर्राया, तू मुझे धोखा देगा, डरियन। डरियन गरजा, मैंने गलती की थी, लेकिन आज मैं उसे सुधारूंगा। उसने कैल पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी तलवार से अंधकार की लपटें बिखर गईं। इधर आर्या ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने पेंडेंट को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं।
उसके सामने एस्ट्रल वॉल्ट का प्राचीन सिंबल चमकने लगा। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, आर्य, शक्ति तुम्हारे भीतर है। डर को छोड़ो, संतुलन बनाओ। आर्य ने पेंडेंट की रोशनी को चैनल करना शुरू किया। उसकी हथेलियों से नीली चांदी की किरणें निकलने लगीं। पूरी जमीन कांपने लगी। कैल ने ये देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसे रोको, लेकिन ईथन और डेरियन उसकी राह में खड़े हो गए। ईथन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कैल की तलवार को रोका। डेरियन ने अपनी तलवार कैल के कंधे में घोंप दी। कैल चीखा और पीछे गिरा। हेरल्ड की छाया अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसका रूप आधा वास्तविक हो चुका था। तुम इंसान मुझे नहीं रोक सकते, उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। लेकिन तभी आर्या ने पेंडेंट से एक ज़बरदस्त लाइट वेव छोड़ी। नीली और चांदी की चमक पूरे मैदान में फैल गई। कल्टिस्ट्स एक एक कर चिल्लाते हुए गिरने लगे। कैल की तलवार चटक गई और उसका शरीर पीछे जा गिरा। हेरल्ड की छाया ने चीख मारी और पीछे हटने लगी। नहीं, ये संभव नहीं। आर्या ने पेंडेंट की सारी शक्ति लगाकर एक फाइनल सील मंत्र बोला। रोशनी का विशाल गोला आसमान में उठा और अंधकार को निगल गया। चुप्पी छा गई। जमीन पर सिर्फ जले हुए निशान और टूटी तलवारें पड़ी थीं। कल्टिस्ट्स गायब हो चुके थे। कैल जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। डेरियन थककर घुटनों के बल गिर गया। मैंने देर कर दी, लेकिन उसने थके हुए स्वर में कहा। ईथन ने उसका कंधा पकड़ा। नहीं डेरियन, तुमने आज हमें बचाया। आर्या धीरे धीरे आगे आए। उसका पेंडेंट अब मंद रोशनी दे रहा था। उसने कैल को देखा और बोली, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हेरल्ड अब भी बाहर है। लिडिया ने सिर हिलाया। हाँ, ये जीत अधूरी है। असली युद्ध अभी बाकी है। सभी ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। चांदनी अब साफ थी, लेकिन सब जानते थे कि छाया अब भी कहीं छिपी हुई है। एपिसोड 18। वॉल्ट का चेम्बर धीरे धीरे शांत हो रहा था। बैटल का शोर अब सिर्फ टूटे हुए पत्थरों और स्टूडेंट्स की भारी सांसों में बदल गया था। हवा में बर्न्ट एनर्जी की गंध तैर रही थी। आर्य, ईथन और लिडिया के चारों ओर घायल स्टूडेंट्स पड़े थे। कई अनकॉन्शियस, कई थके हुए। गार्डियंस इन ट्रेनिंग की ये लड़ाई एक नाइटमेयर जैसी थी जिसने सबको भीतर तक हिला दिया था। आर्या ने पेंडेंट को छाती से लगाया। वो अब भी फेंट नीली रोशनी दे रहा था, जैसे कोई दिल धीमे धीमे धड़क रहा हो। ईथन ने तलवार शीत में डाली और गहरी सांस ली। सब खत्म हो गया, या कम से कम हमें ऐसा लग रहा है। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता भी। नहीं ईथन, असली खतरा अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अग्नि टॉर्चेस फिर से जलाई गईं। टीचर्स और सीनियर गार्डियंस जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को बाहर निकालने लगे। हर तरफ पैनिक था। प्रोफेसर डोरियन ने तेज आवाज में कहा, सब स्टूडेंट्स को इन्फर्मरी ले जाओ। कोई अकेला न रहे। अकेडमी लॉकडाउन पर जा रही है। स्टूडेंट्स के फेसेस पर डर साफ दिख रहा था। किसी ने विस्पर किया, कैल सर, वो तो हमारे सबसे ट्रस्टेड प्रोफेसर थे। दूसरा बोला, अगर वही एनिमी निकले तो हम किस पर भरोसा करें। ये बातें सुनकर आर्या के दिल पर चोट लगी। अकेडमी, जो अब तक उसका सेफ होम था, अचानक एक डरावना प्रिजन लगने लगी थी। कैल जमीन पर बाउंड पड़ा था। उसके हाथों में ग्लोइंग चेन्स थीं, खास रूनक शैकल्स जो सिर्फ सबसे खतरनाक मेजर्स के लिए इस्तेमाल होती थीं। उसका चेहरा घायल था, लेकिन आंखों में अभी भी वही ठंडी, एरोगेंट चमक थी। ईथन उसके पास झुका।
क्यों केल, तुमने ये सब क्यों किया? अपने ही स्टूडेंट्स से बट्रेयल क्यों? केल ने हल्की हंसी निकाली। तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरी चॉइस थी? तुम बच्चे अब भी नहीं समझते। मैं तो बस हेरल्ड के विजन का पॉन हूँ। उसकी शक्ति तुम्हारे छोटे से अकेडमी को जलाकर राख कर देगी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन भीतर कहीं गिल्ट की हल्की परत भी छिपी थी। लिडिया ने टीथ भींचे। शट अप, तुम्हें और कुछ कहने का हक नहीं है। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। उसे महसूस हुआ कि एलरक की फेंट स्पिरिट विस्पर कर रही थी। ध्यान से सुनो आर्या, केल ने अंधेरे को चुना है, लेकिन हर अंधेरा ट्रूथ भी छुपाता है। उससे हेरल्ड के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी निकालो। वॉल्ट से बाहर निकलते ही आर्या ने देखा डरियन एक कोने में खड़ा था, ब्रोकन सा। उसका चेहरा शर्म और गिल्ट से झुका हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने अंधेरे का साथ दिया, तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ। और फिर केल ने उसने सब छीन लिया। तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। आर्या की आंखें नर्म हो गईं। डरियन, तुमसे गलती हुई, हाँ, लेकिन उस गलती ने तुम्हें डिफाइन नहीं किया। तुम्हारा आज का डिसीजन मायने रखता है। तुमने हमें बचाने में मदद की। ईथन ने थोड़ा गुस्से में कहा, आर्या, तुम इतनी इजीली इसे फॉरगिव नहीं कर सकती। इसने हमें बट्रे किया था। आर्या ने ईथन की ओर देखा। मैं इसे पूरी तरह माफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है डरियन को रिडेम्पशन का मौका मिलना चाहिए। हम सब इंसान हैं। अगर गार्डियंस दूसरों को दूसरा चांस नहीं देंगे, तो फिर हम किस तरह के प्रोटेक्टर्स हैं? डरियन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कसम खाता हूँ, अब मैं कभी अंधेरे का साथ नहीं दूंगा। अगर चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे फिर से फाइट करने दो, इस बार सही साइड के लिए। लिडिया ने हेजिटेंट होकर कहा, हमें इसकी नीयत पर नज़र रखनी होगी। लेकिन शायद आर्या सही है। रात को जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, आर्या अकेली कोर्टयार्ड में बैठी थी। पेंडेंट अब भी उसकी गर्दन में चमक रहा था। अचानक एक हल्की हवा चली और उसके चारों ओर सितारे टिमटिमाने लगे। पेंडेंट से एलरक की स्पिरिट प्रकट हुई। एलरक की आवाज़ गूंज उठी, आर्या, तुमने पहला कदम सफलतापूर्वक लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आर्या ने पूछा, केल ने कहा था कि वो सिर्फ हेरल्ड का पॉन है। ये हेरल्ड है कौन? एलरक की आंखें भारी हो गईं। हेरल्ड, वो प्राचीन अंधकार का दूत है। सदियों पहले स्टारलाइट गार्डियंस ने उसे सील किया था, लेकिन वेलबॉर्न कल्ट उसे फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और केल ने अनजाने में उनकी मदद की। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर हेरल्ड जाग गया तो न सिर्फ अकेडमी, बल्कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। और आर्या, तुम्हारे पास उसे रोकने की है। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। एलरक ने मुस्कराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास अभी भी इनोसेंस है, फेथ है। गार्डियंस यही भूल गए थे। तुम्हें अपने दिल पर भरोसा करना होगा। स्पिरिट धीरे धीरे फेड हो गई। आर्या कोर्टयार्ड में अकेली बैठी थी, लेकिन उसके भीतर का रिजॉल्व अब और गहरा हो चुका था। अगली सुबह अकेडमी के मुख्य हॉल में इमरजेंसी काउंसिल बैठी। प्रोफेसर्स, सीनियर गार्डियंस और हेडमिस्ट्रेस सेलिन सब मौजूद थे। केल बाउंड होकर वहां खड़ा था। हेडमिस्ट्रेस सेलिन की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। केल, तुम हमारे सबसे भरोसेमंद थे। तुमने स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट किया, फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? केल ने ठंडी हंसी दी। शर्म?
मुझे शर्म नहीं, बल्कि गर्व है कि मैंने हेरल्ड के कॉज को आगे बढ़ाया। तुम सब समझते नहीं हो, हेरल्ड ही इस दुनिया को सही बैलेंस देगा। काउंसिल में हलचल मच गई। ईथन ने आगे बढ़कर कहा, हेडमिस्ट्रेस, उसे और टॉर्चर करने का कोई फायदा नहीं। ये हमें हेरल्ड के बारे में सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन शायद आर्या के पास कोई तरीका हो। सलीम ने आर्या की ओर देखा। आर्या, पेंडेंट अब तुम्हें चुना चुका है। अगर तुम्हें लगे कि तुम उससे कुछ निकाल सकती हो, तो कोशिश करो। आर्या ने कैल की आंखों में देखा। उसमें नफरत थी, लेकिन गहराई में कहीं डर भी। कैल, तुम कहते हो कि हेरल्ड बैलेंस लाएगा, लेकिन सच ये है कि हेरल्ड सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा नाम उसके साथ याद किया जाएगा? तुम तो बस उसकी किताब में एक और पॉन होगे। कैल का चेहरा अचानक तना। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खुद को रोका। आर्या ने नोटिस किया उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उस इंटेरोगेशन के बाद आर्या, ईथन और लिडिया बाहर आए। लिडिया ने कहा, कैल ने क्लियरली कुछ छुपाया है। उसका डर, वो नॉर्मल नहीं था। जैसे वो हेरल्ड के बारे में कुछ जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। ईथन ने टीथ भींचे। या फिर बोलने से डरता है। शायद हेरल्ड ने उस पर कोई कर्स डाला है। आर्या ने पेंडेंट को छुआ। अचानक उसमें से हल्की आवाज गूंजी, एलरक की। तुम्हारा शक सही है। हेरल्ड की शक्ति सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। वो अपने फॉलोअर्स की आत्मा को पकड़कर रखता है। कैल शायद उसी ट्रैप में है। आर्या का दिल और तेज धड़कने लगा। तो हमें सच बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आर्या की सांसें अभी तक भारी थीं। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन भीतर जल रही बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। ईथन ने तलवार अपने पास रखी थी, जबकि लिडिया एक एक प्रतीक चिन्ह को बारीकी से देख रही थी। डरियन थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसकी आंखें जैसे लगातार किसी अदृश्य चीज को खोज रही हों। यहाँ कुछ बदल रहा है, डरियन ने धीरे से कहा। आर्या ने उसकी ओर देखा। बदल रहा है मतलब? डरियन की आवाज कांप गई। ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं है। ये एक दरार है। एक ऐसा द्वार जिससे हेरल्ड अपनी फुसफुसाहट भेजता है। आर्या का दिल सिहर उठा। उसने ईथन और लिडिया को इशारा किया। लिडिया ने तुरंत ताबीज उठाया। तो इसका मतलब हेरल्ड यहीं से हमारी दुनिया को छू रहा है। ईथन ने तलवार कसकर पकड़ी। अगर ऐसा है, तो हमें इस दरार को बंद करना होगा, इससे पहले कि वो खुद बाहर आ जाए। लेकिन तभी ठंडी हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे मंदिर को जकड़ लिया हो। मशालें टिमटिमाने लगीं, दीवारों पर छायाएं लंबी होकर कांपने लगीं, और हर छाया एक ही दिशा की ओर झुक रही थी, मंदिर के केंद्र की ओर। आर्या ने महसूस किया कि उसका दिल रुक सा गया है। फिर आवाज आई, कोई गहरी, ठंडी फुसफुसाहट जो शब्द नहीं थी, लेकिन फिर भी हर किसी के दिल तक पहुंच रही थी। आर्या का शरीर जैसे जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम मेरा नाम जानते हो? दीवार की छायाएं कांपने लगी और उनके बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। कोई ठोस शरीर नहीं, बल्कि धुंध और अंधेरे से बनी एक परछाई। उसकी आंखें गहरी गहराई में जलती दो राख सी लपटें थीं। ईथन ने तुरंत आर्या के सामने खड़े होकर तलवार तानी। पीछे रहो। लिडिया ने अपने ताबीज की रोशनी तेज कर दी, लेकिन रोशनी जैसे छाया में डूबने लगी। हेरल्ड की आवाज हर दिशा से आई, गूंजती हुई,
पर साथ ही दिल के भीतर फुसफुसाती हुई। रोशनी का बच्चा, आर्य, तुम मुझे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो कुंजी है जो मेरा मार्ग खोल सकती है। आर्या कांप उठी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हेरल्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका आकार बदलता रहा, कभी धुआं, कभी लंबा काला हाथ, कभी खोपड़ी जैसी परछाई। मैं सिर्फ संतुलन चाहता हूँ। इस दुनिया ने अंधेरे को भुला दिया है, मुझे उसे वापस लाना है। ईथन ने तलवार से हवा में वार किया और प्रकाश की एक लहर छाया की ओर गई। लेकिन हेरल्ड हंसा, एक ठंडी, खाल खींच लेने वाली हंसी। वार उसकी छाया में समा गया। तलवारें मुझे नहीं रोक सकती, हेरल्ड ने कहा, क्योंकि मैं तलवार से पहले का अंधेरा हूँ। आर्या की आंखें नम हो गईं। उसका मन जैसे किसी और शक्ति से खींच रहा था। हेरल्ड ने धीरे से हाथ उठाया और हवा में अंधेरे के लहराते धागे फैल गए। वे सीधे आर्या की ओर बढ़े। नहीं, ईथन चिल्लाया और आर्या को पीछे धकेल दिया। अंधेरे के धागे ईथन से टकराए और उसके सीने में जलन सी भर गई। ईथन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें भारी हो गईं। ईथन! आर्या चीख उठी। लिडिया तुरंत उसकी ओर दौड़ी, अपने ताबीज से रोशनी का घेरा बनाते हुए। रुको, सांस लो, मैं इसे तुम्हारे भीतर से निकाल रही हूँ। हेरल्ड फिर हंसा। तुम उसे बचा सकती हो, लेकिन आर्या को नहीं रोक सकती। उसकी आत्मा पहले से ही मेरी फुसफुसाहट सुन रही है। आर्या ने कांपते हुए सिर झटका। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। लेकिन तभी डरियन आगे बढ़ा। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। हेरल्ड, मुझे याद है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी छाया, बचपन से। आर्या और लिडिया चौंक कर डरियन की ओर मुड़े। क्या? डरियन की सांस भारी हो गई। हाँ, मैं उस रात बचा था जब पूरे गांव को छाया ने निगल लिया था। और वो छाया, यही हेरल्ड थी। हेरल्ड की आंखें चमकीं। आखिरकार, तुम सच मानते हो, डरियन। तुम मेरे पहले बच्चे हो, मेरी छाया का उत्तराधिकारी। आर्या का दिल डूब गया। नहीं, डरियन, ये सच नहीं हो सकता। डरियन के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैंने इसे सालों छुपाया, लेकिन अब तुम सब जान लो। हेरल्ड ने मुझे बचाया, और शायद उसी ने मेरी किस्मत लिख दी। हेरल्ड ने हाथ बढ़ाया। मेरे पास आओ, डरियन, और आर्या को खुद मेरे पास लाओ। आर्या पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ईथन अभी भी दर्द से कराह रहा था, और लिडिया बेतहाशा उसकी मदद कर रही थी। अब सिर्फ आर्या और डरियन आमने सामने थे। डरियन, तुम मेरे साथ लड़ते आए हो, मुझे बचाते आए हो। क्या तुम सच में मुझे उसके हवाले कर दोगे? आर्या ने कांपती आवाज में कहा। डरियन की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिख रहा था। मैं नहीं चाहता, लेकिन ये आवाज़, ये मुझे चैन से जीने नहीं देती। हेरल्ड ने धीरे से कहा। छोड़ दो, डरियन, बस एक कदम और सब आसान हो जाएगा। आर्या ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और सीधा डरियन की आंखों में देखा। तुम्हारे पास हमेशा चुनाव होता है। हमेशा। मंदिर की छत पर बिजली सी चमक उठी। छाया और रोशनी एक साथ टकराने लगीं। हेरल्ड का आकार बड़ा होता जा रहा था। ईथन जमीन पर पड़ा कराह रहा था। लिडिया का चेहरा थकान से सफ़ेद पड़ चुका था। अब आर्या और डरियन दोनों पर पूरी दुनिया का भार था। हेरल्ड की फुसफुसाहट फिर आई, और इस बार इतनी ठंडी कि पूरा मंदिर कांप उठा। या तो आर्या मेरी होगी, या ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। एपिसोड 19। वॉल्ट की लड़ाई खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था,
लेकिन आर्य, ईथन और लिडिया तीनों को लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। हवा में अब भी धातु और जली हुई जादू की गंध तैर रही थी। वेलबॉर्न कल्टिस्ट्स की परछाइयां मिट चुकी थीं, मगर उनके छोड़े हुए निशान दीवारों और जमीन पर गहरे जख्म बनकर रह गए थे। आर्या ने अपने सीने पर लटकते पेंडेंट को छुआ। पेंडेंट हल्की हल्की धड़कन छोड़ रहा था, मानो उसमें अब भी एल्रक की आवाज़ गूंज रही हो। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लिडिया ने कहा। उसकी सांसें तेज थीं, कपड़े फटे और धूल से भरे हुए। अगर कैल या उसके कल्टिस्ट्स वापस आ गए, तो हम दोबारा नहीं बच पाएंगे। ईथन ने तलवार जमीन पर गाड़ दी और खुद को संभाला। उसकी भुजा पर गहरा घाव था, लेकिन उसने शिकायत तक नहीं की। आर्य, पेंडेंट ने हमें वॉल्ट तक पहुंचाया। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया? अवेकनिंग पूरी नहीं हुई। तुम्हारी शक्ति इनकम्प्लीट लग रही है। आर्या चुप रही। उसकी आंखें अब भी फेंट नीली चमक से दमक रही थीं। शायद कुछ मिसिंग है, उसने धीमी आवाज में कहा। शायद एल्रक हमें अभी सब कुछ नहीं बता रहा। जैसे ही तीनों ने वॉल्ट से बाहर निकलने के लिए पैसेज पकड़ा, अचानक हवा बदल गई। ठंडी, भारी, सांस लेने पर लगता जैसे हवा में बर्फ के महीन टुकड़े घुल गए हों। आर्या रुक गई। क्या तुम्हें महसूस हुआ? लिडिया ने कांपकर सिर हिलाया। हाँ, ये नॉर्मल मैजिक रेसिड्यू नहीं है। ये कुछ और है। पेंडेंट हल्के से कांप उठा। और तभी आर्या के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, ठंडी, धातु जैसी आवाज। मैं देख रहा हूँ, मैं करीब आ रहा हूँ। आर्या का दिल थम गया। तुमने वो सुना? ईथन ने तलवार कसकर पकड़ी। नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आर्या ने पेंडेंट दबाया। किसी ने, या कहूँ किसी चीज ने, मुझसे बात की। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। लिडिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो हेरल्ड हो सकता है? वॉल्ट से निकलने के बाद वे तीनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़े, ताकि थोड़ी देर छिपकर सांस ले सकें। मगर डरियन पहले से वहां मौजूद था। वो किताबों के ढेर के बीच बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ झलक रहा था। आर्या उसके पास पहुंची। डरियन, तुम ठीक हो? डरियन ने उसकी ओर देखा, आंखें लाल और थकी हुई। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। तुम लोगों ने सब देखा, मैंने कैल को रोका नहीं। मैं उसकी योजना का हिस्सा था, चाहे मजबूरी में ही सही। अगर मैंने पहले तुम्हें बताया होता, तो शायद वॉल्ट की ये हालत न होती। ईथन ने कठोर आवाज में कहा। कमजोरी की वजह से लोग मरते हैं। लेकिन अब अगर सच में रिडेम्पशन चाहता है, तो हमें सच सच बता दो, हेरल्ड कौन है? वेलबॉर्न उसे क्यों जगा रहे हैं? डरियन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। हेरल्ड, वो कोई साधारण जादूगर या डेमन नहीं है। वो एक वॉइड कॉन्स्ट्रक्ट है, प्योर डार्कनेस का बना हुआ अस्त्र। वेलबॉर्न का मानना है कि हेरल्ड दुनिया का बैलेंस मिटाकर वेलबॉर्न रूल लाएगा। और केएल, वो हेरल्ड का पहला होस्ट बनने की कोशिश कर रहा था। आर्या ने हैरानी से पूछा, होस्ट? मतलब हेरल्ड खुद से अस्तित्व में नहीं आ सकता? डरियन ने सिर झुका लिया। हाँ, उसे चैनल चाहिए। एक ऐसा वेसल, जिसकी आत्मा और जादू दोनों पावरफुल और वल्नरेबल हों। और यही वजह है कि वो रुक गया। उसकी आंखें आर्या की ओर टिक गईं। कि अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। पेंडेंट अचानक गर्म हो गया। आर्या ने चीख दबाए। उसकी हथेली पर पेंडेंट से एक काला निशान जलकर बन गया, आधा चांद और उसके चारों ओर टूटी हुई रेखाएं। लिडिया ने डर से कहा,
ये तो वही चिन्ह है जो फॉरबिडन टेक्स्ट्स में हेरल्ड का क्रेस्ट बताया गया है। ईथन तुरंत आर्या के पास आया। पेंडेंट तुम्हारी रक्षा करने के लिए था। तो फिर ये निशान कैसे? डरियन ने बीच में कहा। हेरल्ड पैसिव नहीं है। वो देखता है, सुनता है और अपनी प्रे पर निशान लगाता है। ये मार्ग दिखा रहा है कि आर्या अब उसकी चोजन वेसल है। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब, वो मुझ में आना चाहता है। डरियन ने चुपचाप सिर हिलाया। अगले दिन स्टारलाइट एकेडमी का माहौल और अजीब हो गया। टीचर्स के चेहरे पर चिंता थी। कई स्टूडेंट्स गायब थे। लाइब्रेरी में फॉरबिडन सेक्शंस बंद कर दिए गए थे, लेकिन अफवाहें फैल रही थीं। कैल वापस आ गया है। वॉल्ट का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। हेरल्ड जाग रहा है। आर्या, ईथन और लिडिया अब हर कदम पर निगरानी महसूस कर रहे थे। पेंडेंट लगातार गूंज रहा था और आर्या को हर जगह एक अदृश्य आंख महसूस होती। रात को जब वो अपने डॉम में थी, उसकी खिड़की पर अचानक बर्फ की पतली परत जम गई। हवा बिल्कुल रुक गई। और फिर, आर्या, वो ठंडी आवाज़ फिर से आई। इस बार ज्यादा साफ। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। डर मत, तुम ही मेरी चोजन हो। मुझे भीतर आने दो और मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जो किसी गार्डियन के पास कभी नहीं थी। आर्या चीख उठी और पेंडेंट पकड़ लिया। पेंडेंट नीली रोशनी में चमकने लगा और आवाज़ अचानक थम गई। इसी बीच डरियन अकेला चेंबर ऑफ आर्काइव्स की तरफ गया। उसकी आंखों में पागलपन और गिल्ट का मिश्रण था। अगर हेरल्ड सच में उसे क्लेम करने आया है, उसने बुदबुदाया, तो शायद मैं खुद को उसके सामने रखकर आर्या को बचा सकता हूँ। उसने एंशिएंट रून्स एक्टिवेट किए। अंधेरे से ठंडी हवा का झोंका आया। आर्काइव के बीच में एक मिरर जैसी सतह उभरी। मिरर से वही ठंडी आवाज़ गूंजी। तो तुम हो, ट्रेटर डरियन। मुझे बुलाने की हिम्मत की। डरियन कांप गया, लेकिन बोला, हाँ, अगर तुझे वेसल चाहिए, तो ले मुझे। आर्या को छोड़ दे। आवाज़ हंसी। तुम्हें लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? मज़ेदार। चलो, देखते हैं कौन किसे निगलता है। मिरर से काली छायाएं निकलकर डरियन को घेरने लगीं। उसकी चीखें लाइब्रेरी की गहराई में दब गईं। लाइब्रेरी के गहरे हिस्से में डरियन अब भी छायाओं से जूझ रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पर काले वेन फैल रहे थे। मिरर से हेरल्ड की हंसी गूंज रही थी। तुम्हारा आत्मबल कमज़ोर है, फिर भी तुमने मुझे चुनौती दी। डरियन ने दांत भींचे। अगर मुझे निगल भी लिया, तो भी आर्या तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। हेरल्ड की परछाइयां उसके शरीर में घुसने लगीं। हर बार घुसने पर उसकी नसें और गहरी होतीं। उसका शरीर कांपता, लेकिन वो जमीन पर घुटनों के बल टिककर मंत्र पढ़ता रहा। तुम्हें मेरे जरिए आर्या तक कभी नहीं पहुंचना होगा, हेरल्ड ने फुसफुसा कर कहा। तुम्हें लगता है सैक्रिफाइस मुझे रोक सकता है? बलिदान सिर्फ आग का ईंधन है। और उसी क्षण लाइब्रेरी के दरवाजे खुल गए। आर्या, ईथन और लिडिया दौड़ते हुए अंदर आए। पेंडेंट तेजी से चमक रहा था, जैसे उसे यहाँ खींचा गया हो। डरियन, आर्या ने चीख कर कहा। उन्होंने देखा कि डरियन छायाओं से घिरा हुआ था। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा वॉइड बन चुका था। ईथन ने तलवार उठाई। वो खुद को खो रहा है। डरियन ने मुश्किल से उनकी ओर देखा। नहीं, पास मत आना, ये मुझे निगल रहा है। आर्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। नहीं डरियन, तुम अकेले नहीं हो। पेंडेंट से अचानक एलरक की आवाज़ गूंजी। आर्या, ध्यान से। हेरल्ड की एनर्जी को डायरेक्ट कॉम्बैट से नहीं हराया जा सकता।
तुम्हें बैलेंस चैनल करना होगा, स्टारलाइट और वॉइड दोनों का। आर्या कांप गई। अगर मैं फेल हो गई तो? एल्रक की आवाज़ और ठंडी हो गई। तो हेरल्ड तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। मिरर की सतह लहराने लगी। उस लहर में एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, लंबी, काले आम में लिपटी, और चेहरा पूरी तरह धुंध से छिपा हुआ। केवल उसकी आंखें चमक रही थीं, दो गहरे नीले तारे जिनमें कोई गर्माहट नहीं थी। ईथन ने तलवार उसकी ओर तान दी। तो ये है हेरल्ड। हेरल्ड की आवाज़ लाइब्रेरी में गूंज उठी। नहीं, ये तो सिर्फ मेरी प्रतिछाया है। असली मैं आर्या के भीतर जन्म लूंगा। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। कभी नहीं। हेरल्ड ने हंसते हुए हाथ फैलाया। डरियन अचानक चीखा। उसके शरीर से ब्लैक एनर्जी का विस्फोट हुआ। कल्टिस्ट्स की छायाएं अचानक दीवारों से निकलकर कमरे में फैल गईं। ईथन ने तलवार घुमाई और दो कल्टिस्ट्स को तुरंत काट गिराया। लिडिया ने स्पेल पढ़ा, जिससे एक ब्राइट बैरियर बनी और आर्या को कवर मिला। आर्या ने पेंडेंट एक्टिवेट किया। उसके हाथों में स्टारलाइट एनर्जी इकट्ठा हुई, जो हेरल्ड की छाया से टकराए। डरियन अभी भी जूझ रहा था। उसकी आवाज़ टूटी फूटी थी। आर्या, मेरी बात सुनो। मैं उसका पूरा कंट्रोल नहीं बनने दूंगा। अगर तुम पेंडेंट की पूरी शक्ति यूज़ करो, तो शायद हेरल्ड की पकड़ थोड़ी देर के लिए ढीली हो जाएगी। आर्या ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। तुम्हें नहीं खोने दूंगी। आर्या ने दोनों हाथ उठाए। पेंडेंट नीली आग की तरह जल उठा। हेरल्ड की छाया गरजी। इतनी छोटी लौ से अंधकार को रोकोगी? मूर्ख लड़की, आर्या ने चिल्लाकर कहा। लौ छोटी है, लेकिन सच्चाई उसकी रोशनी है। पेंडेंट से निकलती स्टारलाइट एनर्जी और हेरल्ड की वॉइड एनर्जी आपस में टकराईं। पूरा लाइब्रेरी हिलने लगा। किताबें हवा में उड़ गईं, फर्श पर दरारें पड़ गईं। ईथन और लिडिया बैरियर्स पकड़कर खड़े रहे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ था। आर्या और हेरल्ड की एनर्जी क्लैश ने आसमान और धरती को जोड़ दिया। लड़ाई के बीच डरियन अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखें आधी वॉइड, आधी इंसान थीं। हेरल्ड, उसने चीख कर कहा, अगर वेसल चाहिए तो मुझे ले। आर्या को छोड़ दे। हेरल्ड ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे टूटे हुए वेसल को चुनूंगा? फिर भी तुम्हारा रेजिस्टेंस मज़ेदार है। डरियन ने पेंडेंट की ओर देखा। आर्या, अभी। उसने खुद को हेरल्ड की छाया में झोंक दिया। वॉइड एनर्जी उसके शरीर से होकर गुजरी और कुछ देर के लिए हेरल्ड का रूप कांप उठा। आर्या ने इस मौके पर पेंडेंट से पूरी शक्ति चैनल की। पेंडेंट से एक चमकदार नीली किरण निकली और हेरल्ड की छाया को भेद गई। हेरल्ड चीखा और मिरर की सतह पीछे हट गई। लेकिन डरियन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आधा राख बन चुका था। कमरा धीरे धीरे शांत हो गया। कल्टिस्ट्स की छायाएं धुएं की तरह गायब हो गईं। ईथन ने तलवार गिरा दी और जमीन पर बैठ गया। ये खत्म हुआ। एल्रक की आवाज़ पेंडेंट से आई। नहीं, ये बस शुरुआत थी। हेरल्ड अभी पूरी तरह जग नहीं पाया है, लेकिन अब उसके पास आर्या का मार्क है और वो वापस आएगा। आर्या डरियन के पास बैठ गई। उसकी सांसें टूट रही थीं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आर्या ने फुसफुसाया। डरियन ने मुस्कराने की कोशिश की। मैं अब भी इंसान हूँ, आर्या। और मैंने आखिर में सही काम किया। उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्या चीख पड़ी, लेकिन पेंडेंट चुप था। अगली सुबह अकेडमी में सबको सिर्फ इतना पता चला, लाइब्रेरी में एक हादसा हुआ। टीचर्स ने सारी बात दबा दी। स्टूडेंट्स विस्पर्स में बातें कर रहे थे, लेकिन कोई सच नहीं जानता था।
आर्या की हथेली पर अब भी वो काला निशान था। हर बार जब वो उसे छुपाने की कोशिश करती, वो और गहरा चमक उठता। लिडिया ने डरते हुए कहा, अगर हेरल्ड सच में तुम्हारे भीतर आने वाला है, तो हमें उससे पहले कोई उपाय खोजना होगा। ईथन ने गंभीर आवाज में कहा, और इस बार हमें एलाइज की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हम तीनों काफी नहीं होंगे। आर्या ने आकाश की ओर देखा। चांद आधा था और उसके चारों ओर वही टूटी हुई रेखाएं बन रही थीं। उसका दिल धीरे से बोला, हेरल्ड जल्द ही वापस आएगा। एपिसोड 20। रात गहरी थी। चांदनी आधी टूटी हुई थी और उसके चारों ओर काली धुंध सी फैल रही थी। आर्या खिड़की के पास बैठी थी, हथेली में छिपे उस काले निशान को देखती हुई। हर बार जब वह उसे छुपाने की कोशिश करती, निशान और गहरा हो जाता, जैसे कोई अदृश्य आग उसकी त्वचा पर जल रही हो। हेरल्ड की आवाज उसके कानों में गूंजती, तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। तुम मुझे रोक नहीं सकती। आर्या ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन हर धड़कन के साथ वह आवाज और पास आती। डरियन की चीखें, उसका बलिदान, सब कुछ उसकी आत्मा पर भारी था। मैंने उसे खो दिया और फिर भी मैं यहाँ हूँ, आर्या ने फुसफुसाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दरवाजा धीरे से खुला। ईथन अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान के निशान थे, लेकिन उसकी आवाज सख्त थी। तुम्हें सोना चाहिए, आर्या। अगर तुम खुद को इस तरह तोड़ोगी, तो हेरल्ड और मजबूत होगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मैं डरियन को नहीं बचा पाई, ईथन। अगर मैं और तेज होती, अगर मैंने पेंडेंट पहले एक्टिवेट किया होता, तो शायद। ईथन ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी चॉइस हमारे हाथ में नहीं होती। डरियन ने खुद रास्ता चुना। उसने हमें बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया, और हमें उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। आर्या की आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन हेरल्ड अब भी मेरे भीतर है, अगर मैं अगली बार फेल हो गई तो। ईथन ने गहरी सांस ली। तब हम सब साथ खड़े होंगे। सिर्फ तुम अकेली नहीं। उसी वक्त लिडिया अंदर आई। उसके हाथ में कई पार्चमेंट्स थे। मैंने लाइब्रेरी के सील्ड रिकॉर्ड से कुछ चुराए हैं, उसने धीरे से कहा। लगता है हेरल्ड को पहले भी रोकने की कोशिश की गई थी, सदियों पहले। और गैस करो, उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी थी? आर्या और ईथन ने एक साथ पूछा, किस चीज की? लिडिया ने पार्चमेंट फैलाया। एलाइज। सिर्फ एक ग्रुप ने हेरल्ड की पहली अवेकनिंग को रोका था, और उनमें सभी अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ वॉरियर्स, कुछ स्कॉलर्स, कुछ ऐसे लोग जिनमें अनयूजुअल गिफ्ट्स थे। आर्या का दिल धड़क उठा। तो हमें भी एलाइज ढूंढने होंगे। अगली सुबह अकेडमी का माहौल अजीब था। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। लाइब्रेरी में हुए हादसे की कहानियां हर जगह फैल चुकी थीं। कोई कह रहा था कि लाइब्रेरी में फायर एलिमेंटल फट गया था। कोई कह रहा था कि फॉरबिडन रिचुअल हुआ था। लेकिन सच किसी को नहीं पता था। जैसे ही आर्या हॉलवे से गुजरी, विस्पर्स और तेज हो गए। वो वही है जिसने हादसा देखा था। सुना है उसके हाथ पर कोई निशान है। शायद वो खुद इसका हिस्सा है। आर्या ने नजरें नीचे झुका लीं। उसका दिल टूट रहा था। डरियन की मौत का बोझ उसके कंधों पर था, और अब स्टूडेंट्स की नजरें उसे और चुभ रही थीं। ईथन और लिडिया उसके पास खड़े थे, लेकिन वो जानते थे कि रूमर्स को रोकना आसान नहीं होगा। उसी समय हेडमिस्ट्रेस कैल्विया हॉलवे में आईं। उनकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, स्टूडेंट्स,
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लाइब्रेरी में जो हुआ वो मैटर अब काउंसिल के हाथ में है। कोई और सवाल नहीं। सारे स्टूडेंट्स चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी संदेह था। आर्या ने महसूस किया कि कैल्विया की नज़र थोड़ी देर तक उसके हाथ पर टिकी रही, जैसे वो उस काले निशान को देख सकती हो। आर्या का दिल धड़क उठा। उस रात आर्या ने ईथन और लिडिया को अपने डॉर्म में बुलाया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ पेंडेंट की नीली रोशनी जल रही थी। हमें एलाइज ढूंढने होंगे, आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा। हेरल्ड सिर्फ 3 लोगों से नहीं रुकेगा। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी कमजोरियों को पूरा कर सकें। ईथन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम किस पर भरोसा करेंगे? यहाँ बहुत लोग हैं, और कई शायद हेरल्ड के कल्टिस्ट्स हों। लिडिया ने पार्चमेंट मेज पर रखा। यहाँ लिखा है कि पहले वाले ग्रुप ने 4 क्वालिटीज पर एलाइज चुने थे: स्ट्रेंथ, विजडम, हीलिंग और फेथ। अगर हम भी ऐसे लोग ढूंढ पाएं, तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे। आर्या ने गहरी सांस ली। तो हमें ढूंढना होगा, चाहे जो रिस्क क्यों ना हो। अगले दिन आर्या अकेली ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ओर गई। उसकी आंखें हर स्टूडेंट को परख रही थीं, कौन भरोसे के लायक है, कौन खतरा। तभी उसने देखा कि एक टॉल लड़का, डार्क आर्मर पहने, ट्रेनिंग डमीज पर हमला कर रहा था। उसकी हर स्ट्राइक इतनी परफेक्ट थी कि डमी चूर चूर हो गया। बाकी स्टूडेंट्स उससे दूरी बनाए हुए थे। आर्या पास गई। तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? लड़का पलटा। उसकी आंखें गहरी हरी थीं, लेकिन उनमें ठंडक थी। क्योंकि कोई मेरे साथ ट्रेन करना नहीं चाहता। क्यों? उसने तलवार शीत में रखते हुए कहा। क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ। मेरा नाम केलन है। मेरा परिवार युद्ध में कल्टिस्ट्स के हाथों मारा गया। तब से मैं अकेला हूँ। आर्या का दिल कांपा। कल्टिस्ट्स, वही लोग जिन्होंने डरियन को छीन लिया था। तुम्हारी ताकत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, आर्या ने कहा। क्या तुम हमारे साथ लड़ने पर विचार करोगे? केलन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हें क्यों ज्वाइन करूं? बाकी सब मुझे डरते हैं। आर्या ने धीरे से हाथ खोला, जिससे पेंडेंट की हल्की नीली चमक दिखी। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। अगर हेरल्ड जाग गया, तो ये पूरी दुनिया का अंत होगा। केलन की आंखों में हल्की सी चमक आई। अगर तुम्हारी बात सच है, तो शायद मुझे लड़ने का मकसद मिल गया। उस शाम लिडिया उन्हें अकेडमी के गार्डन में ले गई। वहाँ एक लड़की हर्ब्स इकट्ठा कर रही थी। उसकी मूवमेंट्स शांत और ग्रेसफुल थीं, जैसे हर पत्ती की धड़कन वो सुन सकती हो। ये है सेलीन, लिडिया ने कहा। ये हीलिंग में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैंने देखा है कि ये ब्रोकन बोन्स तक ठीक कर सकती है। आर्या आगे बढ़ी। सेलीन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सेलीन ने धीरे से उनकी ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सुनहरी थीं, जैसे उनमें सूरज का टुकड़ा चमक रहा हो। मदद? किस चीज़ में? आर्या हिचकिचाई, लेकिन फिर सच बोल दिया। हेरल्ड लौट आया है, और हमें उसे रोकना है। सेलीन का चेहरा गंभीर हो गया। हेरल्ड, मेरे परिवार की कहानियों में उसका जिक्र है। अगर वो सच है, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने अपने हाथ आर्या की हथेली पर रखे। निशान हल्का सा चमका, लेकिन दर्द कुछ पल के लिए कम हो गया। आर्या की आंखें नम हो गईं। धन्यवाद, सेलीन। लेकिन तीसरा एलाई उन्हें खुद ढूंढने नहीं पड़ा। उसी रात, जब आर्या हॉलवे से लौट रही थी, अचानक छत से एक आकृति कूदी और उसके सामने आ खड़ी हुई। काले कपड़े, चेहरा मास्क से ढका, आंखों में अजीब चमक। ईथन तुरंत तलवार खींचने ही वाला था कि उस आकृति ने हाथ उठाया। रुको, मैं दुश्मन नहीं हूँ।
उसने मास्क उतारा। वो एक लड़की थी, छोटी कद की, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेजी थी। मेरा नाम नाइसा है। मैं तुम पर नजर रख रही थी, आर्या। हेरल्ड की छाया ने तुम्हें चिन्हित किया है, और अगर उसे रोकना है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। आर्या ने चौंक कर पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? नाइसा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं पहले कल्टिस्ट्स का हिस्सा थी। सन्नाटा छा गया। ईथन ने तलवार और कसकर पकड़ ली। तो हम तुम पर भरोसा क्यों करें? नाइसा की आंखें ठंडी हो गईं। क्योंकि मैंने कल्ट छोड़ दिया है। मैंने उनकी क्रूअल्टी देखी है, और अब मैं रिडेम्पशन चाहती हूँ। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। हेरल्ड की आवाज उसके भीतर फुसफुसाई, उस पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें धोखा देगी। आर्या ने सिर झटका। हम तुम्हें आजमाएंगे, नाइसा। अगर तुम सच में हमारे साथ हो तो तुम्हें मौका मिलेगा। नाइसा ने सिर झुका दिया। इतना ही चाहिए। अब आर्या, ईथन और लिडिया अकेले नहीं थे। उनके साथ थे, लेकिन एलाइस के साथ साथ खतरे भी बढ़ गए थे। हेरल्ड की विस्पर्स और तेज हो रही थीं। हर रात आर्या को सपने आते जहां वो खुद अंधेरे में डूब रही होती और डरियन की आवाज दूर से पुकार रही होती। और अब काउंसिल भी सस्पिशियस हो गया था। हेडमिस्ट्रेस कैल्विया बार बार आर्या को बुलाती और सवाल पूछती, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही थी? तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आया? आर्या हर बार आधे अधूरे जवाब देती, लेकिन उसे पता था ज्यादा देर तक सच छुपाया नहीं जा सकेगा। पेंडेंट हर दिन और भारी होता जा रहा था, और आर्या जानती थी कि जल्द ही वो पहला ट्रायल सामने आने वाला है जहां तय होगा कि उसके नए एलाइज सच में उसके साथ हैं या हेरल्ड उन्हें भी निगल लेगा। अकेडमी के ग्रैंड हॉल में काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। बड़े बड़े शैंडलियर्स की रोशनी के नीचे 7 एल्डर्स बैठे थे, जिनकी आंखें आर्या पर टिकी थीं। हेडमिस्ट्रेस कैल्विया ने ठंडी आवाज में कहा, आर्या, तुम्हारे नाम पर कई सवाल उठ रहे हैं। लाइब्रेरी में जो हुआ, उस हादसे का सच हमें चाहिए। आर्या ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लाइब्रेरी में हेरल्ड की छाया थी। डरियन ने खुद को बलिदान करके हमें बचाया, लेकिन हेरल्ड अभी भी रुका नहीं है। हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठी। एक एल्डर ने गुस्से से कहा, हेरल्ड एक मिथ है, लड़की। तुम्हें हालुसिनेशंस हो रही हैं। आर्या ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर काला निशान चमक उठा। क्या ये हालुसिनेशन है? पूरा हॉल चुप हो गया। एल्डर्स की आंखों में डर और शक दोनों झलक रहे थे। कैल्विया धीरे से बोली, अगर ये सच है तो तुम्हें निगरानी में रखना होगा। हेरल्ड की छाया किसी भी वक्त तुम्हें पूरी तरह कंज्यूम कर सकती है। ईथन तुरंत खड़ा हुआ। नहीं, आर्या काउंसिल की कैद में नहीं रहेगी। उसे एलाइज की जरूरत है, न कि बेड़ियों की। लिडिया ने पार्चमेंट्स हवा में फैलाए। रिकॉर्ड्स साबित करते हैं कि हेरल्ड को पहले भी अलायंस बनाकर ही रोका गया था। अगर हम आर्या को रोकेंगे तो ये खतरा और बढ़ेगा। काउंसिल के कुछ सदस्य चुप रहे, लेकिन कैल्विया की आंखों में बेचैनी साफ थी। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम्हें एक मौका मिलेगा। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे एलाइज तुम्हें संभाल सकते हैं, तो हम तुम्हें छुएंगे नहीं। लेकिन अगर तुम फेल हुई, उनकी आवाज ठंडी हो गई, तो हमें तुम्हें सील करना पड़ेगा। आर्या ने सिर झुका दिया। मैं प्रूव करूंगी, चाहे कुछ भी हो। 3 रात बाद काउंसिल ने आर्या और उसकी नई टीम को अकेडमी के नीचे बने सैंक्टम ऑफ एकोज में भेजा। ये वो जगह थी जहां पुराने ज़माने में कल्टिस्ट्स के खिलाफ ट्रायल्स लिए जाते थे। सैंक्टम गहरी सुरंगों से बना था,
दीवारों पर पुराने रून्स चमकते थे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, ठंडी हवा और भारी होती गई। नाइसा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने इस जगह के बारे में सुना है। कल्ट इसे विस्परिंग ग्रेव कहते थे। यहाँ हर किसी के भीतर का सबसे बड़ा डर सामने आता है। केलन ने तलवार कसकर पकड़ी। तो फिर डर को सामना करना होगा। आर्या पेंडेंट कसकर पकड़े आगे बढ़ी। उसकी हथेली पर काला निशान धड़कने लगा। उसे लगा कि हेरल्ड वहीं कहीं दीवारों में छिपा उसकी हंसी उड़ा रहा है। सैंक्टम के पहले हॉल में जमीन दरकने लगी और धीरे धीरे 4 अलग अलग आकृतियां उनके सामने खड़ी हो गईं, हर एक उनके अंदरूनी डर से बनी। ईथन के सामने उसके पिता की छवि थी, गिरा हुआ योद्धा जो हमेशा उसे वीक कहता था। लिडिया के सामने एक टूटी हुई किताब थी जिसके पन्ने जल रहे थे, उसका डर कि उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। केलन के सामने उसकी माँ और बहन की परछाई खड़ी थी, कल्टिस्ट्स द्वारा मारी गईं, उनका आरोप कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। और आर्या, उसके सामने डरियन खड़ा था, आधा इंसान आधा वॉइड। उसकी आंखों से आंसू और अंधकार दोनों बह रहे थे। आर्या का दिल टूट गया। डरियन, लेकिन वो आवाज़ हेरल्ड की थी। तुमने मुझे मरने दिया आर्या, तुम मेरी वजह से जिंदा हो। आर्या पीछे हट गई, पेंडेंट कांपने लगा। ईथन के पिता की छवि उसकी ओर बढ़ी। तुम कभी भी वॉरियर नहीं बन सकोगे। तुम हमेशा दूसरों की तलवार के पीछे छुपोगे। ईथन की आंखों में गुस्सा भर गया। नहीं, मैं अपनी चॉइस से लड़ रहा हूँ। उसने तलवार घुमाई और अपनी छवि को चीर दिया। इल्यूजन गायब हो गया, लेकिन ईथन की आंखों में आंसू थे। लिडिया अपने सामने जलती हुई किताब देखकर कांप गई। अगर मेरा ज्ञान ही बेकार है तो मैं कुछ भी नहीं। आर्या ने उसकी ओर पुकारा, लिडिया, तुम्हारा ज्ञान ही हमें यहाँ लाया। अगर तुमने रिकॉर्ड्स न ढूंढे होते तो हम एलाइज न ढूंढ पाते। लिडिया की आंखों में रोशनी लौटी। उसने मंत्र पढ़ा और आग को बुझा दिया। केलन के सामने उसकी माँ और बहन खड़ी थीं। तुम हमें बचा सकते थे लेकिन तुम भाग गए। केलन चीख पड़ा, नहीं, मैं छोटा था, मैं उन्हें बचा नहीं सका, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। छायाएं टूटकर धुएं में बदल गईं। अब सिर्फ आर्या और उसकी छवि बची थी, डरियन का टूटा हुआ रूप। तुम्हें पता है आर्या, हेरल्ड की आवाज़ फुसफुसाई, अगर तुम पेंडेंट एक्टिवेट करती तो शायद मैं बच जाता। आर्या की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने कोशिश की थी डरियन, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। छवि और पास आई, तो मुझे एब्रेस करो, मुझे अपने भीतर जगह दो। पेंडेंट नीली रोशनी से जल उठा। एलरक की आवाज़ उसमें गूंजी, आर्या, ध्यान दो, ये इल्यूजन है। डरियन का सोल शांति पा चुका है। ये सिर्फ हेरल्ड का ट्रिक है। आर्या कांपी। उसकी हथेली पर काला निशान और चमक उठा। नहीं हेरल्ड, मैं तुम्हें कभी अपना हिस्सा नहीं बनने दूंगी। उसने पेंडेंट आसमान की ओर उठाया। नीली रोशनी ने पूरी चेम्बर भर दी। डरियन की छवि चिल्लाए और राख बनकर हवा में उड़ गई। जैसे ही इल्यूजन्स टूटे, सैंक्टम के रून्स चमक उठे। एक बड़ा सर्कल जमीन पर बना और काउंसिल की आवाज़ गूंजी, ट्रायल पूरा हुआ, तुमने अपने डर का सामना किया। लेकिन याद रखो, हेरल्ड अभी सिर्फ खेल रहा है। असली लड़ाई अभी बाकी है। रून्स फीके पड़ गए और सैंक्टम का दरवाज़ा खुल गया। केलन, सलीन और नाइसा आर्या के पास आए। केलन ने तलवार उसके कंधे पर रखी। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे सामने कौन सा अंधकार हो। सलीन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे जख्म ठीक करूंगी,
चाहे वो शरीर के हों या आत्मा के। नाइसा की आंखें गंभीर थीं। और मैं कल्ट के सीक्रेट्स तुम्हें दूंगी, क्योंकि हेरल्ड को हराने के लिए तुम्हें उनके हर कदम की जानकारी चाहिए। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। उसका दिल बोला, अब मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात आर्या अकेली खिड़की के पास बैठी थी। उसके एलाइज पास ही सो रहे थे, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। हेरल्ड की आवाज़ फिर गूंजी, तुमने आज जीता आर्या, लेकिन तुम जानती हो जीत अस्थायी है। हर रोशनी के पीछे अंधकार छुपा है। और एक दिन जब तुम्हारे एलाइज तुम्हें छोड़ देंगे, मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे भीतर। आर्या ने आंखें बंद की और पेंडेंट कसकर पकड़ा। शायद तुम सही हो हेरल्ड, लेकिन जब तक ये पेंडेंट जल रहा है, जब तक मेरे एलाइज मेरे साथ हैं, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। बाहर चांद टूटा हुआ था, लेकिन उसकी रोशनी अब भी धरती को छू रही थी। और उसी रोशनी में आर्या ने पहली बार महसूस किया कि भले ही रास्ता कठिन हो, अब उसके पास अपनी आर्मी थी। हेरल्ड की अवेकनिंग बस शुरू हुई थी, लेकिन आर्या भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ये था सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट एकेडमी का नया अध्याय। क्या आर्या और उसके दोस्तों की रोशनी अंधेरे पर जीत पाएगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल RG स्टोरस्पेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ के बिना हमारी जंग अधूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।